यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन एवरीथिंग। एक नया टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था, अगर एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा और कितना एक्सपीरियंस करेगा। हमने ये देखा कि वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, m क्रॉस b NIAB साइन थीटा या NIBA कॉस अल्फा। उसी का यहाँ पे यूज है, एक डिवाइस है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसी प्रिंसिपल को हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि कैसे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अगर हम एक कॉइल को किसी भी शेप का हो, अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उसी टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहले बात उठता है कि दैट इज द गैल्वेनोमीटर क्या है। जब हम गैल्वेनोमीटर के बारे में जानेंगे तो फिर समझ में आएगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर बहुत सारे होते हैं, वेस्टर्न टाइप, मूविंग कॉइल, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उससे पहले हमें ये जानना है कि गैल्वेनोमीटर क्या है। अब जरा देखिए, हम लिखते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर it detects direction of current and current। वो करंट बता देता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है और करंट का डायरेक्शन क्या है। तो बहुत ही क्लियरली it detects current as well as direction of current। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर कभी भी करंट के मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट नहीं करता है। वहां पे कोई भी नंबर नहीं होता है, इतना मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वो हम बाद में देखेंगे। अब सवाल उठता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये कैसे काम करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये कैसे काम करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या है, सिंपल, अ कॉइल रोटेट्स इन बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो जनरली हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं उसे यू शेप मैग्नेट बोलते हैं या हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी जानना हमें जरूरी है। क्या है प्रिंसिपल? If a coil is kept in uniform magnetic field, uniform magnetic field, then the coil experiences a current dependent torque। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब ये कि अगर एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क करंट पे डिपेंड करता है। एंड एंगुलर डिफ्लेक्शन इज फाउंड, ये प्रिंसिपल है।
अब सबसे पहले हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डायग्राम बनाते हैं। जनरली जो हमारे लैब में 12th क्लास में जो अवेलेबल होता है वो छोटा सा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप, उसके अंदर भी छोटा सा कॉइल घूमता है। लेकिन ये जो पूरा डिटेल जो है ये एक हायर क्लास का एक प्रैक्टिकल है जो 12th क्लास में इसको इस प्रिंसिपल को पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका एक हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो आप समझ सकें। बोर्ड में ऐसा कोई क्लियर डायग्राम बनाने के लिए आता नहीं है, उसके बहुत सारे पार्ट पार्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, उसी को आपको समझना है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से उसका वर्किंग प्रिंसिपल तो बता दिया एंड बाकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। Now try to understand. Here हमने n टर्न से कॉइल बनाया। मैं फिगर को एक बार में नहीं बना रहा हूं, मेरी एक अपना एक हैबिट है कि मैं फिगर को इवॉल्व करता हूं, स्टेप बाय स्टेप बनाता हूं और बच्चों को समझाता हूं। n टर्न कॉइल, तो डेफिनेटली है ये n टर्न है। इसमें ये जो पॉइंट है यहां से वहां पे इस पॉइंट पे ये कॉइल घूम सकता है और इसको हम यहां पे इन दोनों के मैग्नेट के बीच में डालते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस पूरे डिवाइस को हम यहां से लाने के बाद बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। और यहां पे एक स्प्रिंग होता है जिसे हम हेयर स्प्रिंग कहते हैं। तो एक्चुअली जो हेयर स्प्रिंग है, आप समझिए क्या है हेयर स्प्रिंग, मुझे बहुत ही थिन होता है। हेयर स्प्रिंग जो फॉस्फर ब्रोंज का बना होता है, एक मेटल होता है फॉस्फर ब्रोंज। और ये हमारा टॉर्शन हेड। अगर कोई कॉइल घूमता है तो इस पे ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे लाइक दिस। सेल है, क्लियर है, हमें आप लिख देते हैं बैटरी। बैटरी का हम बी से मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सेल यह लिख देते हैं, दैट इज द ईएमएफ ई। नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। क्या देखिएगा यहां पे सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये कॉइल है यहां पे, ये कॉइल के अंदर ये क्या है, ये समझिए। कॉइल के अंदर हमने एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर रखा है। सिलिंड्रिकल है सबसे पहले, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। दो चीजें, एक सिलिंड्रिकल और दूसरा सॉफ्ट आयरन। क्यों रखा जाता है मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल के अंदर रखते हैं, लेकिन वो कॉइल से किसी भी कॉइल की बॉडी से टच नहीं करता है। इनके बीच में इंसुलेशन लगा देते हैं, कोई टच नहीं होना चाहिए एट ऑल। पोल नॉर्थ एंड साउथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये बी। अब सवाल उठता है कि दो तीन चीजों का, आपने पूरे डिवाइस को देख लिया,
अगर हम करंट देते हैं, जैसे करंट देंगे तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट होता है, और कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहां पे फॉस्फर ब्रोंज के स्प्रिंग से लगा हुआ है तो फौरन वो वापस चलाता है। क्लियर? हमें उस एंगल को नोट करना पड़ता है कोई डिफ्लेक्शन कितना हुआ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि किसी कॉइल के अंदर हम किसी भी कुछ मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी जा रहा है, अगर सिर्फ कॉइल होता तो बी की कुछ वैल्यू होती, लेकिन अगर हम अंदर कोई कॉइल डाल देते हैं सॉफ्ट आयरन का जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। एक और क्वालिटी है सॉफ्ट आयरन की कि सॉफ्ट आयरन फौरन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से फौरन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, फौरन, इमीडिएटली। और जैसे ही करंट ऑफ होता है, डिसअपीयर होता है, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फौरन वैनिश हो जाती है। जबकि अगर हार्ड आयरन या रॉट आयरन ले तो वो वीक मैग्नेट बनता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट के खत्म होने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाकी रहती है। इसलिए हम रॉट या हार्ड आयरन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद, करंट खत्म होने के बाद भी रहती है। हमें वो मैग्नेट चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए कि जैसे ही करंट गायब, मैग्नेटिक, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो जाए। रीजन क्या है कि डिफ्लेक्शन के बाद वो फौरन फॉस्फर ब्रोंज के वजह से वापस आ जाए। दूसरा, हम सिलिंड्रिकल क्यों लेते हैं, अभी एक डायग्राम से हम बताएंगे आपको। नोटबुक नहीं, सीधी स्टूडेंट्स, ये देखिए सवाल, ये सवाल को, अगर ये कॉइल है, अब ये कॉइल दो मैग्नेट पोल के नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है, ये हमने कॉइल ऐसे रखा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल पे बिल्कुल 90 पे पड़ रहा है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। याद रखिएगा, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, इस पे बिल्कुल 90 पे पड़ रहा है और एरिया वेक्टर, जाहिर सी बात है कि ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर के, ये एरिया वेक्टर है तो इस पे पैरेलल पड़ रहा है। क्लियर? अब यहां पे एक सवाल है, अगर ये पूरा का पूरा घूम रहा है ऐसे ऐसे 0 से लेके 360 डिग्री तक, तो अगर ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू NB I A साइन थीटा, हम कॉस भी ले सकते हैं साइन थीटा, तो थीटा तो हमारा वेरिएबल है, तो टॉर्क बिकम इंस्टेंटेनियस, हर पॉइंट पे टॉर्क हमारा वेरी करेगा, तो फिर हम टॉर्क का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टॉर्क का वैल्यू फिक्स हो, उसके लिए हमें थीटा को फिक्स करना पड़ेगा। वो कैसे फिक्स होगा? अंदर जो सिलिंड्रिकल जो बॉडी है सॉफ्ट आयरन कोर की, वो ऐसे बन गया, देखिए गोल सा बन गया, ये गोल सा बन गया। अब देखिए, अब गोल जब बन गया तो कॉइल कैसे भी घूमेगा, उस कंडीशन में याद रखिएगा प्लेन ऑफ द वेक्टर से 0 डिग्री बनाएगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर से 90 डिग्री बनाएगा। फिर से बता दूं, प्लेन ऑफ द कॉइल से 0 डिग्री और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल से 90 डिग्री बनाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, देख लीजिए, बेनिफिट आपके सामने है। ये दो फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू NBIA साइन थीटा और NIBA कॉस, हमने अल्फा कर दिया। थीटा क्या है? अगर कोई भी कॉइल है, अगर ये कोई भी कॉइल है, ऐसे कोई भी बॉडी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसी पे हमारा एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दूसरा क्या है, एरिया के साथ। तो इस केस में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री होगा और टॉर्क हो जाएगा NBIA। दूसरे अल्फा का केस लेंगे तो क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। उस केस में अल्फा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। मींस अगर क्लियर है, मैं कल भी बता दिया नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर साइन है तो किसके साथ एंगल होगा, अगर हमारा कॉस है तो किसके साथ एंगल होगा। इस केस में अल्फा 0 होगा एंड टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, NBIA एंड कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो टॉर्क इक्वल टू NBIA। आप दोनों से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम कॉस को निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूला से आप चाहे तो निकालेंगे, लेकिन दोनों केस में NBIA होगा। मैं 2D डायग्राम से बता दूं, आपको समझना और आसान होगा। अगर हम 2D डायग्राम लेते हैं, अगर किसी भी कॉइल, अगर हम सिलेंडर को अगर हम क्रॉस सेक्शन से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कुलर सर्किल मिलेगा। अब बहुत सारे कॉइन को जमा कर दीजिए तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेट है, ये यहाँ पे, एंड जनरली यहाँ पे हम कर्व बना देते हैं N और S, जिसे साउथ है, और यहाँ पे हमारा कॉइल है। देखिए कॉइल का क्रॉस सेक्शन। अब जरा देखिए ये पॉइंट है, कहीं से भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से जाएगा। आप देख लीजिए कहीं से भी जाएगा, किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। हर केस में अगर साइन लेंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, अब कॉस लेंगे तो अल्फा हमारा 0 डिग्री होगा। इसलिए हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल कॉइल लेते हैं। सिलिंड्रिकल कॉइल का क्लियर हो गया कि हमें सॉफ्ट आयरन क्या देता है, और सिलिंड्रिकल कॉइल हमें क्या देता है, थीटा 90 डिग्री साइन के केस में और अल्फा 0 डिग्री कॉस के केस में, दोनों सेम कंडीशन, दोनों आपको समझा दिया। फॉस्फर ब्रोंज, इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही कम होता है। जैसे टर्न हुआ फौरन वापस, जैसे ही इसको करंट मिलेगा और करंट मिलने के बाद ये टर्न होगा, उसको फॉस्फर ब्रोंज को फौरन अपने वापस जगह मिल आता है। करंट मिलने के बाद जैसे करंट मिलता, थोड़ा सा करंट मिलता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है, कनेक्शन बहुत लंबा नहीं रहता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के बाद फौरन वापस चलाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। फॉस्फर ब्रोंज का इलास्टिक इफेक्ट बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे हम आइडियल इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं, इसलिए फौरन वापस चलाता है। तो हुक, टोजन हेड, हेयर स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज का क्यों बना होता है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को, ये एग्जाम में 1-2 नंबर में आता है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में, इसको याद रखिएगा। अब सीधे हम कैसे हम करंट वगैरह मेजर करेंगे, कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। हमने टॉर्क का फाइनली लिख लिया NIAB। इसको कहते हैं इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसलिए कि जब करंट दिया तो डिफ्लेक्ट हो गया, इस टॉर्क की वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब फॉस्फर ब्रोंज उसको वापस ले आता है। तो जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, अगर फोर्स होता है तो रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, अगर टॉर्क है तो क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो हमने
टाउ डैश लिया ऐसे, इज रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क, जो इसको वापस लेके आया। अब इस टॉर्क को हमें पता करना पड़ेगा कि रेस्टोरिंग टॉर्क है कितना। याद रखिए कि ये रेस्टोरिंग टॉर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। क्लियर है कि हमें जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा रेस्टोरिंग टॉर्क को उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा लाने के लिए। मोर थीटा ऑफ डिफ्लेक्शन उतने ही हमको लेना पड़ेगा वापस आने के लिए। तो दिस रेस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और पता है अब कांस्टेंट लेके हम निकाल रहे हैं, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो टाउ डैश इक्वल टू के थीटा। ये जो के है इसे बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट। अब यह है क्या, एक चीज देखिए, डायमेंशनल पे जाइए, अगर एग्जाम में भूल जाए डायमेंशन पे, थीटा बेटा डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंगल। इसका मतलब के का और टाउ का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब हुआ के क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट माय डियर। तो के क्या है यहाँ पे, है तो टॉर्जन कांस्टेंट, कहते क्या है, इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट डिफ्लेक्शन कर दो। तो क्लियर है कि यूनिट डिफ्लेक्शन पे के टॉर्क है तो थीटा डिफ्लेक्शन पे के थीटा होगा। और आइडियल कंडीशन में अगर अब इसको हटा दें, मुझे नहीं लगता कि अब डायग्राम की जरूरत है, मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको और बोर्ड में ऐसे डायग्राम बना दिया। अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है और बहुत अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो, एग्जामिनर को समझ में आ जाए जो आप समझाना चाहते हो एग्जामिनर को, बस एग्जामिनर को आप समझा दीजिए जो आप समझाना चाहते हो। अब यहां पे देखिए, आइडियल कंडीशन में डेफिनेटली टाउ डैश और टॉक के बराबर होगा। तो ये हमारा होगा के थीटा इक्वल टू एन आई ए बी, और थीटा कितना हो जाएगा, एन आई ए बी अपॉन के। थीटा इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। अब यहां पे देखिए, थीटा इक्वल टू एन ए बी अपॉन के एंड दिस इज द आई। गौर से देखिए, इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्न्स एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं बदलेगा, करंट पे नहीं डिपेंड करता है। एरिया जो कॉइल का है, एरिया जो कॉइल का है वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वही रहेगा, के जो है सेम रहेगा। तो चेंज क्या होगा, करंट। जितना करंट